हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। और आज आप लोग के लिए हम एक नया लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे 2027 में नीट का एग्ज़ाम देंगे वो बच्चे इस लेक्चर को देख के अभी से तैयारी कर सकते हैं। ये क्लास 12 का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थोड़ा सा चीज़ हम लोग जानते हैं। क्लास 12th में जो हमारा सिलेबस है वो 11th के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है और अप्लाइड ज़्यादा है। यानी कि बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हमारे क्लास 12th में मिलेंगे। जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये भी एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर में रटना कम है, समझना ज़्यादा है। अगर चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेते हैं मैकेनिज्म को, तो आप अच्छे से याद रख के इस चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते हैं। दो पार्ट में जेनेटिक्स को डिवाइड किया गया है। एक इनहेरिटेंस वाला चैप्टर्स जिसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और सेकेंड चैप्टर जो है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे और इसके चीज़ों को समझेंगे। थोड़ा सा बच्चों, आप लोग जब क्लास 11th पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जब आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन को पढ़ा था तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पर वहाँ पे केवल बोला गया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। लेकिन आज जो हम पढ़ाएंगे वो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है उसके मैकेनिज्म को समझेंगे इस चैप्टर में। तो ओवरऑल बात करें तो पूरा अप्लाइड बायोलॉजी हमारे क्लास 12th में है। चाहे आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, चाहे आपका इनहेरिटेंस हो, चाहे बायोटेक एप्लीकेशंस प्रोसेस हो, ये सारा अप्लाइड बायोलॉजी है। और इससे इन सारे चैप्टर से नंबर ऑफ वेटेज क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस पढ़े थे 11th में, जिसको पूरा डीप में नहीं पढ़ पाए थे, बस जानते थे कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। पर क्यों होता है, कैसे होता है, उसके सारे मैकेनिज्म को हम समझेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ये एक आपका अच्छा पार्ट है। और क्लास 12 का बात करें तो अभी जो न्यू वाली एनसीईआरटी आई है उसमें हम देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 5 पे है, और अगर पुराने वाले एनसीईआरटी की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 6 पे है। तो कुछ चैप्टर हटे थे जिसके कारण से, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा जैसे भी होगा। और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि क्या चैप्टर बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर्स को। तो नाम ही है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक्स। तो किसका बेसिक्स पढ़ेंगे बच्चों? तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बेसिक। तो डीएनए और आरएनए के प्रोसेस को पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड, क्या है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड हमारा होता है डीएनए प्लस आरएनए, ठीक है। और इस डीएनए और आरएनए को हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो हम एक चीज को देखते हैं कि बेसिक्स में है डीएनए और आरएनए के प्रोसेस, यानी डीएनए के आरएनए और डीएनए और आरएनए के कैसे प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिक्स में सबसे पहले आता है रेप्लिकेशंस। रेप्लिकेशंस क्या होता है कि सेम कॉपी बनाना, दैट्स मीन्स रेप्लिका। रेप्लिका मतलब सेम कॉपी बनाना। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशंस। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशंस। और जब हम बात करेंगे इसी डीएनए से आरएनए बनता है, यानी जब डीएनए से आरएनए बना है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बॉडी को प्रोटीन्स का जरूरत है, बिना प्रोटीन्स का हमारा बॉडी नहीं। तो प्रोटीन्स चाहिए, तो उस प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा, कैसे बन रहा, तो इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। दैट्स मीन्स आरएनए से ये प्रोटीन्स कैसे बना और ये डीएनए से आरएनए बना। यहाँ पर ओवरऑल मैकेनिज्म का बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा रेप्लिकेशंस। ये रेप्लिकेशंस है और ये रेप्लिकेशंस क्या होगा? डीएनए से डीएनए को बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन का बात करेंगे तो एक चीज को देखते हैं यहाँ पे, जब हमने बात किया डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बोलते हैं। और आरएनए से जब प्रोटीन्स बना होगा तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन।
और हमने बोला भी कि बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो डीएनए और आरएनए के प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा रेप्लिकेशंस, फिर ट्रांसक्रिप्शन को क्लियर करेंगे, फिर ट्रांसलेशन को क्लियर करेंगे, और लास्ट में हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, और फिर हम बात करें तो जीन रेगुलेशंस। तो थोड़ा यहाँ देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हुआ। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारा आरएनए से बना होगा, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, दैट्स प्रोसेस नेम इज कॉल्ड ट्रांसलेशंस। और एक हमारा टॉपिक्स आता है दैट इज कॉल्ड जीन रेगुलेशंस। बच्चों जीन को रेगुलेट करने वाला रेगुलेशंस, जैसे आप पंखा चलाते होंगे तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या लगा रहता है, रेगुलेटर लगा रहता है। आप जब चाहते हैं तो वो बंद कर सकते हैं, जब चाहते हैं तो उसको ओपन कर सकते हैं, आपके हाथ में है, रेगुलेट कर सकते हैं। तो जीन के पास भी कुछ ऐसा रेगुलेशंस होगा, यानी कि जीन को रेगुलेट करने वाला। तो हम इस टॉपिक में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, लैक एप्रोन के बारे में, और भी सारा एप्रोन है, ओपेरॉन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जीन रेगुलेशन आएगा, कब जीन ऑफ होता है, कब जीन ऑन होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ का बात करेंगे। जब जरूरत होगी तो जीन ऑन होगा, जब जीन की जरूरत नहीं होगी काम करने की तो वो ऑफ हो जाएगा। अगला आता है, आप लोग सीआईडी देखते होंगे, सीआईडी में जाते होंगे तो देखते होंगे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग्स होता है। जहाँ पे क्राइम्स होता है उस क्राइम स्कैन से हम वहाँ से डीएनए को निकालने का कोशिश करते हैं, और उस डीएनए से हम किसको पकड़ते हैं, जो हमारा सस्पेक्ट है उसको हम पकड़ लेते हैं, जो वो काम किया, जो मर्डर किया उसको हम पकड़ने का काम करते हैं। और छोटा सा बात है कि जब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का बात करेंगे तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हमेशा हम किसका यूज करते हैं, तो हमेशा हम आरबीसी का कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आरबीसी के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तब डब्ल्यूबीसी का बात करेंगे तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस होगा तो इसके पास क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा। तो हम किसको लेंगे, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो ब्लड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूबीसी। अगला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी एचजीपी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा म्यूटेशंस होता है, म्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल बेसिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे की ओर बच्चों। तो एक चीज़ है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं डीएनए आरएनए, और स्ट्रक्चर क्या किसका पढ़ेंगे, तो डीएनए और आरएनए का पढ़ते हैं। सेल में कहाँ पाए जाते हैं, तो सेल में लोकेशन क्या होगा इस न्यूक्लिक एसिड का, यानी डीएनए का, इसका कंपोनेंट क्या होगा और इसका एडवांटेज क्या होगा। ठीक है बच्चों, हम आगे और थोड़ा सा सर्कुलेट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक यूकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल है। और इस यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे बच्चों तो हमारे पास ये एक सेल है, और सेल के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको हम बोलेंगे डीएनए। क्या बोलेंगे बच्चों, डीएनए। और ये डीएनए से क्या बनाया है, तो आरएनए बनाया है। क्या बनाया है, आरएनए बनाया है। और यहाँ पर भी देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आरएनए बना रहा। ये अपना क्लोरोप्लास्ट हुआ बच्चों, और यहाँ पर क्या हुआ, राइबोसोम हुआ, और ये क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियस हुआ। अब थोड़ा देखते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक जो बन रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, दैट इज कैसा है, तो लीनियर और डबल स्ट्रैंड है। ठीक है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हैं तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए, और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए का मतलब होता है बच्चों डीएनए के अलावा एक डीएनए, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसका अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो ये सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंड होता है। ये ओवरऑल सेल का साइटोप्लाज्म है, और सारा सेल ऑर्गेनेल्स इस सेल के साइटोप्लाज्म में है। यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट का, तो यहाँ पे प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम व्हाइट बोलते हैं, क्रोमेटोप्लास्ट जिसको कलर हम बोलते हैं। अब यहाँ से हम दो चीज बच्चों क्लियर करने जा रहे हैं। एक होता है न्यूक्लियर डीएनए जिसको हम बोलते हैं लीनियर और डबल स्ट्रैंड, एक होता है हमारा सर्कुलर बट कैसा, डबल स्ट्रैंड। आगे की तरफ देखते हैं बच्चों, हम थोड़ा समझेंगे बात को। हम इसको क्लियर जा रहे हैं, आरएनए प्रेजेंट इन द एस्केटेड फॉर्म इन सेल, यानी कि आरएनए का बात करें, इसको हम देखते हैं बाद में। पहले हम पीछे वाले स्लाइड में जो देखते हैं बच्चों कि ये यूकैरियोटिक में दो चीज आया था। एक आया था हमारा न्यूक्लियर डीएनए, और उसको बोलते हैं लीनियर डीएनए और डबल स्ट्रैंड। थोड़ा समझते हैं। एक हम बात कर रहे हैं बच्चों लीनियर डीएनए, और एक हम बात कर रहे हैं बच्चों सर्कुलर डीएनए। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में लीनियर और सर्कुलर डीएनए में अंतर क्या होता है, थोड़ा आराम से समझेंगे इस चीज को। लीनियर डीएनए क्या हुआ, डीएनए के साथ क्या होगा, तो हिस्टोन होगा। तो डीएनए के साथ हिस्टोन होगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और हिस्टोन क्या है बताओ, तो प्रोटीन्स है।
ठीक है, ये डीएनए है और ये हिस्टोन्स है। अब देखें इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हिस्टोन। हिस्टोन कैसा चार्ज? तो पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम बात कर ले तो इसके ऊपर जो रैप्ड है दैट इज कॉल्ड डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? डीएनए। ये डीएनए जो है इस कैसा चार्ज है? तो निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चों? तो निगेटिव चार्ज है। और ये हिस्टोन कैसा? पॉजिटिव चार्ज है। अब थोड़ा सोचो कि लीनियर डीएनए डबल स्टैंडर्ड बोल रहे हैं हम, तो बात समझो डीएनए के साथ कौन है प्रेजेंट? हिस्टोन प्रेजेंट है। अब देखो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रेजेंट होगा जब भी, तो हमारा आंसर आएगा लीनियर डीएनए, और इसी को बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड। लेकिन सर्कुलर में बात करो तो हम क्या करेंगे अब? तो डीएनए तो रहेगा, डीएनए, और यहाँ पे डीएनए रहेगा, पर हिस्टोन क्या हो जाएगा बताओ? अब्सेंट हो जाएगा। हिस्टोन जब अब्सेंट हो जाएगा तो बस हम डीएनए को निकालेंगे, तो कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर आएगा बच्चों हमारे पास, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। क्या होता है बताओ? सर्कुलर डीएनए। और ये भी सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो बच्चों समझो, देखो ये एक डीएनए है, डीएनए का बात कर रहे हैं, ये एक हिस्टोन है, हिस्टोन है, और हिस्टोन के ऊपर, इस हिस्टोन के ऊपर हम क्या किए? रैप्ड कर दिए डीएनए को, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा सेल है और 2.2 मीटर का डीएनए को हमको इंसर्ट करना है सेल के अंदर। पर ऐसा तो हो नहीं सकता, उतना बड़ा डीएनए और सेल छोटा सा, और उसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे? तो यहीं पे एक चीज आता है, डीएनए पैकेजिंग। क्या आता है? डीएनए पैकेजिंग। डीएनए को पैकेज करते हैं कैसे? तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है हिस्टोन और किसका? डीएनए का। तो डीएनए तो होगा, डीएनए रैप्ड ओवर हिस्टोन्स, यानी ये हमारा चीज जो दिख रहा दैट इज कॉल्ड हिस्टोन, और इसके ऊपर अगर हम धागा को लपेट देंगे दैट इज कॉल्ड डीएनए। तो घर में तुम देखे होगे सुई धागा वाला, तो धागा को देखोगे एक रील के अंदर रहता है, वो रील को तुम समझ लो हिस्टोन, और उसके ऊपर जो धागा है उसको समझ लो तुम क्या? डीएनए। तो सेम उसी तरह से, तो ये हिस्टोन हो गया। अब इसके ऊपर हम डीएनए को रैप्ड कर लेंगे। जब ये हमारे पास हो जाएगा, जब डीएनए रैप्ड होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लीनियर डीएनए। लेकिन थोड़ा सोचो, अब हम उस डीएनए में से इस हिस्टोन को हटा दिए, अब क्या ये डीएनए का जो पार्ट था वो हमारे हाथ में आसानी से आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। यानी जहां पे डीएनए और हिस्टोन दोनों होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर, और जहां पे डीएनए होगा पर हिस्टोन एब्सेंट होगा दैट इज कॉल्ड सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए, और इसको क्या बोलते हैं? लीनियर डीएनए बोलते हैं। तो बेटा आपके इस वाले कॉन्सेप्ट में देखिए, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए को हम सर्कुलर डीएनए बोले थे और डबल स्टैंड, और यहाँ पे हम बोले थे लीनियर और डबल स्टैंड डीएनए के बारे में। तो ओवरऑल बच्चों इस डायग्राम को आप देख लीजिएगा अच्छे से, और पिछले क्लास में जब हम अभी जो पढ़ा रहे हैं, अब हम जो आगे वाला आपका जो लेक्चर होगा उसमें फिर से इसको और अच्छे से हम क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन आप इसके आगे जरूर इस चीज को आप देखिएगा, लीनियर डीएनए किसको बोलते हैं और सर्कुलर डीएनए किसको बोलते हैं, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चों ये आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पहला लेक्चर था। ये लेक्चर आते रहेगा आपके पास, और ये YouTube पे बिल्कुल फ्री होगा। आप इस लेक्चर को देख के 2027 के लिए नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इसको करें, इसके बाद इसके क्वेश्चंस को करें, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप कॉन्सेप्ट को पकड़े और कॉन्सेप्ट को रटे, या कि सारे वर्ड को नहीं रटना है, इसके